सावरकर जी, इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद राय जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, श्रीमान गोयल जी, समिति के अध्यक्ष आदरणीय कप्तान सिंह जी, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना है, ये मेरी तीव्र इच्छा थी। ये बात सही है और इसलिए मुझे ये भी आनंद हो गया कि 7 अक्टूबर को ही मुझे समय मिला। उसका कारण ये है कि अब आप सब लोग पत्रकार हो तो अतिशयोक्ति अलंकार आपका बड़ा प्यारा है। तो भारतवर्ष के परिवर्तन का कारण वगैरह ऐसा मेरे बारे में बताया गया है यहाँ, गलती से या जानबूझ के। एक अतिशयोक्ति करना तो शैली है पत्रकारिता की एक, लेकिन ऐसा हमारे बारे में आज लोग बोल सकते हैं, इसके कारण जो लोग हैं उनमें मामा जी एक है। वो नहीं होते तो ये नहीं होता। हम लोग उनके कंधे पर है, इसलिए आपको दिख रहे हैं। ये बताया, किसी ने पूछा कि ये माणिक चंद्र वाजपेयी कौन थे। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मामा जी को यही है, क्योंकि हम संघ में 1946 का एक गीत गाते कभी कभी, बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता है चित्र। तो बीज की ताकत क्या होती है? बीज की ताकत उसका समर्पण है। बीज से वृक्ष बनता है, बीज को मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। डॉक्टर हेडगेवार ने क्या किया? डॉक्टर हेडगेवार ने इन सब प्रतिभाशाली तरुणों की पहचान की। हर एक में रहती है प्रतिभा कुछ न कुछ, और उनको ये समर्पण सिखाया। सावरकर जी ने जैसा कहा, मातृभूमि मराठी में है, हे मातृभूमि तुझला मन वाहियेले, मन भी दे दिया, वक्तृत्व वाग वैभव ही तुझ अर्पियेले, सारी वक्तृता वाग वैभव तुझको दे दिया। तूतेची अर्पिली नवी कविता रसाला, नई कविता में जो लिखता हूं रसपूर्ण, वो भी तुमको ही दी। सब कुछ बंधु बांधवों सहित मातृभूमि के स्थंडिल पर अर्पण कर देना। बस सामने कुछ है, होने वाला है, दिख रहा है, कर सकते हैं, उस समय तो सभी लोग काम करते हैं, लेकिन चारों ओर अंधेरा है, उस समय ये करना है। ये करना इसलिए है कि ये करना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मामा जी का एक जीवन मंत्र था, और इसलिए उन्होंने जो किया, आज उसको पढ़ते या उसका वर्णन करते तो लगता है बहुत बड़ी बात है, और वास्तव में बड़ी बात है, परंतु उनको कुछ हम बड़ी बात कर रहे हैं ऐसा लगा नहीं होगा, ऐसा कभी दिखा तो नहीं। वो तो हंसते हंसते अपने जीवन को चढ़ा गए। उनको देखकर तो किसी को नहीं लगता, उनकी सारी जो व्यवहार की शैली थी, हम किसके संपर्क में हैं, इस आदमी की ताकत क्या है, वो कितना जानकार है, इसकी सुतराम भी कल्पना उनको देख के नहीं आती है। इमरजेंसी में उनको पुलिस पकड़ने के लिए गई, तो इस स्वदेश के ऑफिस के बाहर बैठे थे, पुलिस ने कहा वो कौन तुम्हारा वाजपेयी है, लिखता है बहुत ज़्यादा, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा मैं ही हूँ। तो पुलिस ने कहा चौकीदार बन के यहाँ बैठा है और अपने को वाजपेयी बताता है।
उसके इंस्पेक्टर ने बताया, अरे बाबा वही है, बड़ा आदमी है, उसके साथ तमीज से बात करो, आओ उसको। ऐसा उनका संपूर्ण आत्मविलोपी व्यक्तित्व था। और ऐसे व्यक्तित्व हमको देखने को मिले, हमारे सानिध्य में आए। आज उनके बाद हम उनका वर्णन ऐसे शब्दों में करते हैं, लेकिन तब हमको लगा नहीं कि हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं। ऐसा आत्मीय सानिध्य मिला और इसलिए ये सारा दिख रहा है जो दिख रहा है। अभी गीत हुआ ना, जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, यही मंत्र है। एक बार मैंने कहानी बताई थी, आपको याद होगी नहीं भी होगी, लेकिन कहानी है इसलिए सुनने में मजा आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अडवाणी जी का पुस्तक, उसके प्रकाशन में मैंने बताई थी। तो एक गांव था ऐसी, और उसमें अनाचार बहुत चला। एक घर था लेकिन सदाचारी। तो गांव में जो पुण्य था वो तो समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए उस घर के माताजी ने, गृहिणी ने राख में थूक दिया तो उस थूक का सोना बन गया। अग्निहोत्र रोज चलता था, उसकी राख थी, उसमें थूक दिया। अग्निहोत्र इतना पवित्र, अग्निहोत्री के कारण कि उसका सोना बन गया। दूसरे दिन साफ करते समय उसको मिल गया। तो उसने पत्नी को कहा कि हम तो गरीब है, हमारे घर सोना नहीं है, और ये कोई किसी का पड़ा हुआ होता तो अंगूठी पड़ती, चेन पड़ती, कुछ होता, ये तो टुकड़ा है। तो बिस्किट विस्किट तो हम लाते नहीं, या कोई यहाँ लेके नहीं आएगा, तो ये ज़रूर अपना किया है, ये क्या है बताओ। तो उसने बताया। तो उसने कहा कि फिर से ऐसा नहीं करना। अब वो कुढ़ने लगी मन में कि पूरा और गृहस्थी जीवन और चल रहा है इतने वर्षों से, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे सोना दिखाया नहीं, एक अलंकार किया नहीं, और आज मेरी थुक के कारण बन गया है, किसी को कोई तक तो भी ये डांट रहे। इसलिए उसने कहा कि अब आप यहाँ मुझे लोगों के साथ प्रतिष्ठिता में रहने नहीं देंगे, क्योंकि सोना मना किया आपने, तो ठीक है, हम गांव छोड़ के जाएंगे। तो गृहस्थ ने कहा गांव नहीं छोड़ना, यही रहना और ऐसे ही रहना। लेकिन बहुत पीछे पड़ गए और आत्महत्या की धमकी दी उसने। तो उसने कहा चलो कल छोड़ के चले जाएंगे। रात को अपना सब सामान समेट के 2 गठरी में बांध के, कंधे पर गठरी लेके तो चले, और पाँव फटते फटते गांव के पास एक पहाड़ी थी थोड़ी दूर, उस पर पहुंचे और आखिरी बार मुड़ के गांव को और देखा तो गांव जल रहा था। तो पत्नी ने पूछा क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था। तो उसने कहा इसीलिए मैं गांव न छोड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि हम लोग वहां थे, इसलिए सारा गांव ठीक था। सबके अनाचार को बैलेंस करने वाला एक पुण्यवान व्यक्ति, क्योंकि वो बीज होता है। वो जंगल जल जाते हैं ना, जंगलों में आग लगती, जंगल जल जाते, फिर से खड़े होते, फिर से कैसे खड़े होते हैं। तो सब कुछ जल जाता है, और पशु पक्षी जो भाग नहीं सकते वो मर जाते हैं, जो भाग सकते वो भाग जाते हैं। लेकिन बीज वहां पड़े रहते, उस तपती राख में पड़कर भी वो अपना बीजत्व कायम रखते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, अपने आप को गलाकर फिर से जंगल को खड़ा करते हैं। देश के, समाज के जीवन में ऐसे व्यक्तियों का सदा महत्व रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जानकारी किसी को नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ईसा मसीह, बुद्ध, कृष्ण, ऐसे हम जिनको जानते हैं महान पुरुष, उनसे कई गुना अधिक महान पुरुष इस दुनिया में आए, चुपचाप अपना काम किया और चले गए, दुनिया को उसकी खबर नहीं है। तो हो सकता है कल मोहन भागवत का नाम कहीं आ जाएगा इतिहास की 2 पंक्तियों में, एक आध नाम, डॉक्टर हेडगेवार का नहीं आएगा, माणिक चंद्र वाजपेयी का नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया आदमी ने क्या किया और आदमी क्या बना ये गिनती है।
लेकिन महत्व आदमी क्या है इसका होता है। आदमी क्या बनता है और आदमी क्या करता है, वो उसकी अपनी ताकत का काम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें रहती है जो अनुकूल बनती है, उसके कारण वो यशस्वी होता है। यश एक बात है, सार्थकता दूसरी बात है। यश का परहेज नहीं है, परंतु सार्थकता अनिवार्य है। मामा जी का जीवन ऐसा जीवन था। मामा जी का जीवन जैसा था, उसके कारण संघ चल रहा है। संघ क्यों चलता है? संघ ऐसे लोग हैं संघ में, तब थे आज भी है, जो दिखते नहीं, जो होते हैं, जो कुछ न करे तो भी उनके होने का ही परिणाम होता है। उनके होने का ही यह परिणाम है कि संघ चलता है। ऐसा जीवन है, उसकी शताब्दी हो रही, उसका कार्यक्रम है। और कोरोना को क्या डरना भाई, वो तो कभी नहीं डरे। कितने ही परिस्थितियों को उन्होंने पार किया, परिस्थितियों को पार किया, परिस्थितियों को बदला, अपने आप को परिस्थितियों से बदला नहीं, यानी परिस्थितियों को अपने आप को बदलने नहीं दिया। ऐसे लोग थे, उनको न किसी से दोस्ती, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जो कर रहे वो संपूर्ण दुनिया के प्रति अपनी जो आत्मीयता है उसके चलते कर रहे। वो ये जानते थे कि विश्व को अपना बनाना है तो पहले भारत अपना बनना चाहिए, और भारत का अपनापन भारत के जीवन में झलकना चाहिए। परम वैभव संपन्न भारत, विश्व गुरु भारत, महाशक्ति भारत, यानी क्या, डंडा चलाने वाला भारत नहीं, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ऐसा भारत खड़ा करना है तो ऐसे भारतीयों को खड़ा होना पड़ेगा ना। भिंड जिला के प्रचारक थे, भारत विभाजन के दिन थे, दंगे चल रहे थे। संघ का जिला प्रचारक चिंता क्या कर रहा था? भिंड जिले में, भिंड जिले के एक भी गांव में दंगा नहीं होना चाहिए। बैठक में विषय, और परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भिंड जिले के मुसलमान जब कहीं चले गए तो जाते समय अपने घर की चीज वस्तु बंद करके घर में ताला चाबी लेके आए और चाबी मामा जी के पास रख दी। साल भर के बाद वापस आए चाबी लेके, इतना विश्वास था। और पहले प्रतिबंध में इसलिए मामा जी को भूमिगत होना पड़ा, तो उनका निवास भिंड जिले के 2 मुसलमानों के घरों में था। पक्के हिंदुत्ववादी, आज की भाषा में हिंदू संगठन के, इस जैसा मैंने बताया, होने वाले आधार, करने वाले केवल नहीं, होने वाले आधार। तो ये क्या है? ये दुनिया को जैसा बनना है वैसा पहले खुद बनो और करो। ऐसे जलते जीवनों के प्रकाश में ही जीवन खड़े होते हैं, और इसलिए जीवन में जो खड़े हैं उनको उनसे कृतज्ञ रहना पड़ता है। वो कृतज्ञता अपनी अभिव्यक्त करने के लिए, वो जब थे, मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं आया, लेकिन बिल्कुल नहीं आया ऐसा नहीं। आपातकाल की संघर्ष गाथा उन्होंने लिखी, तब तो मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में पहले प्रतिबंध के बारे में और विभाजन के समय स्वयंसेवकों ने जो अपनी जान पर खेलकर हिंदुओं का बचाव किया, उस सारी गाथाओं को लिखने के लिए जब वो थे, तब मैं सरकार हुआ था। वो मिलते भी थे, थोड़ा बहुत मालूम भी था, लेकिन देखना, राम राम करना, 4 वाक्य बोलना, इससे ज़्यादा आगे मैं गया नहीं। और इसलिए कभी बैठकर फुर्सत से बात, उसमें कुछ सुनना, कुछ बताना, ऐसा अवसर मिला नहीं। मेरे जीवन में वो कमी रह गई, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं इस कार्यक्रम में हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ रहकर उनका स्मरण करेंगे तो एक जो अवसर जो मैं पकड़ नहीं सका, वो मेरे लिए फिर से यहाँ पर उपस्थित होकर मिल जाएगा।
क्योंकि मामा जी जैसे लोगों को इन सब बातों की अपेक्षा नहीं रहती। ये तो हमारे मन की कृतज्ञता है जो ऐसे कार्यक्रम उनके बारे में करने को हमको प्रेरित करती है। मामा जी थे, और थे में सब कुछ आ गया, क्योंकि ये बल्ब जल रहा है तो उसको करंट मिलेगा तब जलेगा, करंट नहीं है तो नहीं जलेगा। कोई जलता हुआ दीप आपने लाया, उसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा तो सबको प्रकाश मिलेगा, उसका स्थान नीचे होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दीप ऐसे होते हैं उनको ये कुछ नहीं चाहिए। रत्नों के जो दीप होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया है, अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम। उनको स्नेह की अपेक्षा, स्नेह यानी तेल, या स्नेह यानी स्नेह, स्नेह की अपेक्षा नहीं रहती। उनको कोई स्टेटस नहीं चाहिए, न पात्रम। और यहां असुविधा है इसलिए वहां मैं जाता हूं वगैरह, ऐसा दशांतर भी उनको नहीं चाहिए। भाग्य के खुलने की राह वगैरह वो नहीं देखते। सदा लोकहिते युक्ता रत्न दीपा युगोत्तमा। सदा लोकहित में युक्त लोग रत्न दीपों के जैसे ऐसे ही प्रकाशते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं। मामा जी ऐसे ही थे। उन्होंने कभी इन बातों की अपेक्षा नहीं की, और आई तो अपने वैराग्य का अहंकार रख के उनको ठुकराया भी नहीं। जो कर्तव्य रूप में चुनाव भी लड़े, तो क्या उनको नेता बनना था? नहीं, उनको बताया चुनाव लड़ो। तो पूरी जो योजना थी उसमें उनके लिए कभी चुनाव लड़ने का काम था, तब उन्होंने चुनाव लड़ा। जेल में रहने का काम था, जेल गए। ये सारा एक कर्तव्य भावना से उन्होंने किया। लेकिन उनके निकट संपर्क में जो भी आया, उसकी विचारधारा कोई हो, वो उनके संपर्क में मित्र के नाते आया हो या विरोधक के नाते आया हो, उनको उनसे प्रेम और प्रकाश ही मिला, और कुछ नहीं मिला। आप पूछ लीजिए किसी को भी। कुछ लोगों के संस्मरण भी शायद इसमें होंगे। इसलिए तो नरसिंह जी दीक्षित, उनका बताया, वो प्रतिस्पर्धी रहे, राजमाता जी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़े। लेकिन ये एक कर्तव्य की बात होती है। मनुष्यों के बारे में भावना क्या है? मनुष्यों के बारे में भावना यही है, अपनत्व। भारत की भारतीयता का, हिंदुत्व के पूर्ण विचारधारा का सार क्या है? अपनत्व। वो अपनत्व जीना भारतीय संस्कृति के मूल आधार कौन से है और क्या तत्वज्ञान को तो बाद में पता चलता है। पहले ये अनुभूति। ज्ञानेश्वर महाराज ने वर्णन किया है कैसे होते लोग, जे सर्वाही सदा सज्जन सोयो होते, जो सबके लिए सदा सज्जन और रिश्तेदारों जैसा निकटता रखकर विचार करने वाले होते हैं। उन्होंने वरदान मांगा कि विश्व को ऐसे लोग सदा मिलते रहे जो ईश्वर निष्ठ है और जो सबके लिए सज्जन है और उनके अपने लोगों जैसे उनसे बर्ताव करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के उस वरदान की फल प्राप्ति हुई है, ये तब ध्यान में आता है जब मामा जी जैसे लोगों को हम देखते हैं। दिखने में ऊपर से बिल्कुल अपने देश का सामान्य से सामान्य आदमी जैसा होगा। कहीं ट्रेन में या बस में निकल गए तो कोई विचार भी नहीं करेगा उनके बारे में कि ये पढ़े लिखे होंगे। इतना सामान्य रहकर किसी चीज की अपेक्षा न करते हुए अपने कर्तव्य को केवल कर्तव्य भावना की रुक्षता से नहीं तो मन में असीम प्रेम लेकर जीवन भर जो निर्वाह करते रहे, उनका स्मरण करते हैं तो हमारे सामने जब कभी कोई मोह का प्रसंग आता है, आकर्षण का प्रसंग आता है, कष्ट का, दबाव का प्रसंग आता है, तो हमको एक बल मिलता है कि ऐसे लोगों को हमने देखा है परिस्थिति में उच्च और अवच्छ दोनों प्रकार की स्थितियां रहती है।
मुझे मीडिया को अगर मालूम नहीं, मेरा अधिकार भी नहीं बोलने का, लेकिन जैसा यहाँ वर्णन हुआ तो अपने देश की भी स्थिति, जिस समय हमारे नीतिमानता के, हमारे धन संपन्नता के, हमारे शौर्य के और बड़े बड़े काव्य रचकर गाए गए सारी दुनिया के द्वारा स्तुति हुई, तब हमारा जीवन क्या था और उसकी तुलना में आज क्या है। तो इस पर बोल सकते लोग और काफ़ी नकारात्मक बोल सकते, लेकिन आखिर उपाय क्या है? सेल्फ रेगुलेशन भी आएगा कहाँ से? मेरे जैसा आदमी और जीवन के क्षेत्र में बाहर कदम रखता है सेल्फ रेगुलेशन, तो वहाँ तो कदम कदम पर, हमारे एक दोस्त थे इंजीनियर, है अभी भी इंजीनियर हुए, नौकरी में गए, संघ के स्वयंसेवक। 3 महीने के बाद वापस आके मुझे पूछा कि संघ के स्वयंसेवक के नाते प्रामाणिकता वगैरह वगैरह ठीक है, मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तो हमारा ऑफिस है तो मैंने वहाँ रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। काम तो होने ही वाला था, मैंने वो नियम था, ठीक था, मैं कर ही रहा था, उसने ला के दिया तो मैंने कहा नहीं, ज़रूर, इसकी ज़रूर भी नहीं, मैं लेता भी नहीं, और आपका काम वो नियम था, ठीक है, इसलिए होगा। उसने कहा नहीं, ये तो आपके हिस्से का है, वो आपको लेना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा। दूसरे दिन मेरे साहब ने बुलाया कि अरे भाई, सबका निश्चित है किसने कितना लेना, तुमने नहीं लिया तो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम लेते नहीं हो, अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो तुम अभी ले लो और किसी अच्छी संस्था को दे दो। तो उसने क्या करूं, मुझे नौकरी में रहना है, साहब मेरा कह रहा है, मुझे ये नहीं कह रहा है कि तुम खाओ इसको, वो कह रहा है कि तुम ले लो और किसी अच्छी संस्था में दान कर दो, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा नियम रहेगा। लेकिन ऑफिस की सिस्टम मैं क्या करूं? मैंने कहा तुमको क्या करना है ये तुम तय करो, तुम्हारी क्या ताकत है और समझदारी है, मैं कैसे बताऊं? मैं मेरे स्टैंडर्ड से तुमको बताऊंगा कि ये करो और वो तुमको भारी पड़ गया तो कल तुम मुझे गाली दोगे। क्या ठीक है क्या नहीं है ये तुमको पता है, संघ ने बताया है, विमृश्य एतद अशेषेण, अब यथेच्छसि तथा कुरु। उसने नौकरी छोड़ दी, वो अपना ठेकेदारी का व्यवसाय प्रामाणिकता से कर रहा है, बड़ा बन गया है और सेवा भी बहुत कर रहा है, लोगों को बड़ा भी बना रहा है। लेकिन ये कैसे होता है? ऐसे कदम कदम पर आज के वातावरण में अच्छा रहने से कुछ नहीं मिलेगा, खराब होने से सब कुछ मिलेगा, ये मोह आता है सामने। उसमें टिकने का चैलेंज है, और ऐसा जब टिकना है तो टिकने के लिए बल बढ़ाने वाली बातें कौन सी है? एक अपनी ताकत है, अपनी समझदारी है। लेकिन समझदार और ताकत वाले लोगों को भी जिसकी अनिवार्य आवश्यकता रहती ही है, ऐसे जीवन है। इन जीवनों के कारण हमारे जीवन बनते हैं, इन जीवनों के कारण हमारे जीवन में कुछ हम कह सकते हैं बाद में बुढ़ापे में कि चलो भाई हम जिए तो थोड़ा सा मनुष्य जैसा जिए, बिल्कुल ही फालतू नहीं जिए। तो ये देन हमको जिन लोगों से मिलती है उनके कार्यक्रम में तो मुझे जाना ही है भाई, मेरी कृतज्ञता तो व्यक्त होगी ही, और ये मेरे फायदे की बात है। मेरे जीवन में मैं पूर्णता का अनुभव इनके कारण करता हूं। इस कृतज्ञता के भाव को लेकर मैं यहां उपस्थित हूं, बस उनका स्मरण, उसका मैं क्या उपयोग करता हूं मैंने आपको बताया। जिन जिन क्षेत्रों में मामा जी ने काम किया है उसमें एक क्षेत्र पत्रकारिता का भी है, तो इसी वृत्ति से पत्रकारिता के धर्म को उन्होंने कैसा निभाया उसका अध्ययन आप ही कीजिए। आज के तारीख में उसका कुछ उपयोग आपके अपने जीवन में है तो आप उसको भी कर लीजिए, क्योंकि वो केवल आपका फायदा नहीं करेगा, कुल मिलाकर पत्रकारिता के क्षेत्र के वातावरण में ही एक परिवर्तन उसके कारण आ सकता है। तो हम सब उनका स्मरण करें, उनके जीवन का अध्ययन करें और उनके जीवन से अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली जो बातें हम ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण करें, आचरण में लाए, तो उनकी जन्म शताब्दी ठीक ढंग से हमने मनाई ऐसा हो जाएगा। समापन के दिवस पर और
ऐसा विचार मेरे मन में आता है, वो आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया है। चूक भूल लेना देना। धन्यवाद।